नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका संभव। इक्विटी बाजार में वीकनेस नजर आ रही है, लेकिन आज रुपए की शुरुआत मार्जिनल बढ़त के साथ हुई है और हम देखेंगे कि इन सारी खबरों का असर कमोडिटी बाजार पर कैसा पड़ता है। तो सबसे पहले कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर है नजर। किन लेवल्स पर होती है शुरुआत और इन लेवल्स पर आपकी स्ट्रैटेजी पर चर्चा करेंगे। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया यानी इंट्राडे के लिए एक ऐसा स्टॉक जो आपको करके देगा जोरदार कमाई थोड़ी ही देर में। कुणाल सरावगी हमारे मार्केट एक्सपर्ट आज आपको बताने वाले हैं कि निफ्टी में क्या करें आप। स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन यानी कौन से वो छोटे शेयर है जो लगा रहे हैं ऊंची छलांग। मितेश चक्र के साथ एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी। विश्वेश चौहान जुड़ेंगे जो आपको देंगे ऑप्शन स्ट्रैटेजी 10:27 पर एफएनओ बाजार का एक्शन ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और आपके शेयरों पर होगी प्रकाश गाबा की फटाफट सलाह 10:57 से। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं कमोडिटी बाजार का। अमेरिका में गैसोलीन का भंडार बढ़ने से कच्चे तेल में गिरावट आ चुकी है। ग्लोबल मार्केट में ब्रेंट का दाम $55 के भी नीचे आ गया है। वहीं WTI क्रूड $52 के नीचे कारोबार कर रहा है। आज अमेरिकी एनर्जी डिपार्टमेंट की इन्वेंट्री रिपोर्ट जारी होने वाली है और इस पर नजर रहेगी और इसके बाद हम क्रूड की चाल पर भी असर जरूर देखने वाले हैं। इस बीच सोने में दबाव लगातार बना हुआ है और कल एक ट्रिगर भी रहा। IMF के ग्लोबल ग्रोथ पर अनुमान बढ़ाने के बाद से सोना कमजोर है। कॉमेक्स पर इसका दाम $1285 के पास। चांदी में भी गिरावट, लेकिन चीन की चिंता में LME पर कॉपर कल करीब 2% लुढ़क गया था। आज हल्की रिकवरी जरूर है, लेकिन भाव पिछले 3 महीने के लोज पर। हालांकि शंघाई में आज कॉपर करीब 2% नीचे कारोबार कर रहा है, जबकि जिंक का दाम करीब 4% टूट गया। डॉलर के मुकाबले रुपए में हल्की रिकवरी। और देखते हैं भारतीय घरेलू कमोडिटी बाजार किन लेवल्स पर करते हैं शुरुआत। क्रूड में जैसा कि उम्मीद है दबाव दिखना चाहिए और वैसे ही खुल रहे हैं क्रूड दबाव के साथ। 3377 का भाव, अच्छा खासा प्रेशर क्रूड में। सोना भी स्लिप कर रहा है, 29,390 के लेवल्स यहां पर हैं। ऑलमोस्ट ½ % के दबाव के साथ सोने की शुरुआत हो रही है। चांदी भी ½% कमजोर, 41,967 के साथ चांदी MCX की शुरुआत। तो क्रूड, सोना, चांदी तीनों में दबाव है, लेकिन इस दबाव के विपरीत नेचुरल गैस आज तेजी के साथ खुलते हुए $204.10 का भाव नेचुरल गैस MCX में। फिलहाल ओपनिंग मजबूत हो रही है नेचुरल गैस की। बेस मेटल्स में कॉपर $363.90 के साथ खुलता हुआ यहां पर आज मजबूती के साथ होते हुए शुरुआत हम देख रहे हैं। कॉपर MCX हरे निशान पर खुल रहा है। इसके अलावा एल्यूमिनियम है आपकी स्क्रीन पर, यहां पर भी हम हरे निशान में ही शुरुआत होते हुए देख रहे हैं। बढ़त पर एल्यूमिनियम कारोबार की शुरुआत में। लेड में भी वही बढ़त नजर आ रही है। कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड तीनों ही बेस मेटल्स आज हरे निशान में खुल रहे हैं और निकल में भी हम यही तेजी देख रहे हैं। $607.50 के साथ निकल MCX की शुरुआत होती हुई बढ़त यहां पर। और जिंक भी मजबूती के साथ खुल रहा है, यानी सारे बेस मेटल्स में आज शुरुआत हरे निशान में। एग्री कमोडिटीज का भी एक चेक लेते हैं। सोयाबीन 2,927 के भाव के साथ हरे निशान पर मजबूती के साथ खुलते हुए सोयाबीन एनसीडेक्स में हम हरे निशान में शुरुआत देख रहे हैं। सरसों 3,805 का लेवल, यहां पर भी बढ़त के साथ हो रही है आज शुरुआत। ग्वार सीड में दबाव 3,945 का भाव है, यहां पर आज गिरावट के साथ ग्वार सीड एनसीडेक्स ओपन हो रहा है। लेकिन मसालों में हल्दी में तेजी 6,096 का भाव, यहां पर अच्छी खासी तेजी के साथ हल्दी खुल रहा है आज के बाजार में। जीरे में भी मजबूती के साथ होती हुई शुरुआत, 19,255 का भाव फिलहाल जीरे में। तो खुल चुके कमोडिटी बाजार। आज बेस मेटल्स में हम अच्छी खासी मजबूती देख रहे हैं, लेकिन वहीं क्रूड, सोना और चांदी सभी में दबाव है। और आपकी स्ट्रैटेजी कैसी हो समझते हैं हमारे एक्सपर्ट से। एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता और इंडिया निवेश कमोडिटीज के मनोज कुमार जैन मेरे साथ हैं। नमस्ते, आप दोनों का स्वागत है। अनुज, आपसे शुरुआत करते हैं। कच्चे तेल में हम लगातार प्रेशर देख रहे हैं। आज EIA की इन्वेंट्री रिपोर्ट का भी इंतजार रहने वाला है। अभी आप कच्चे तेल में क्या स्ट्रैटेजी रखेंगे? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। क्रूड के अंदर अगर देखें तो भाव थोड़े नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दिए हैं। माना जा रहा है कि जो इन्वेंट्री आनी है उसमें जो स्टॉक प्राइस है वो बढ़कर आ सकते हैं और हम देख भी रहे हैं क्रूड की जो इन्वेंट्री है वो कंटिन्यूस बढ़ती हुई दिखाई दी है और ऑयल काउंट रिग्स जो है वो भी यहाँ बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो कहीं ना कहीं जो सप्लाई है वो यहाँ इंक्रीज होती हुई दिखाई दी है। तो मुझे लगता है कि क्रूड में एक सेलिंग प्रेशर रह सकता है इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। तो इंट्राडे में हमें लगता है कि क्रूड के अंदर बिकवाली करके कर सकते हैं। नो डाउट की जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो है मार्केट में, मगर फिलहाल मुझे लगता है कि इन्वेंट्री का प्रेशर यहाँ पर ज्यादा रहेगा।
तो फिर सेल साइड रहने की क्रूड में सलाह, कच्चा तेल अप्रैल वायदा में बिकवाली की सलाह आपको देते हुए यहाँ पर अनुज अब प्रेशियस मेटल पर फोकस शिफ्ट करते हैं। सोना और चांदी ये दोनों भी अभी गिरावट के घेरे में दिख रहे हैं। IMF के कल अनुमान के बाद सोने में और प्रेशर को हम बढ़ते हुए देख रहे हैं, आपकी सलाह? देखिए, हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर हो सकता है कि थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिले, मगर जिस तरह से हमने पिछले वीक एक अच्छा बाउंस बैक देखा था, मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर अभी बाइंग का ट्रेंड ही कंटिन्यू रहेगा, पॉजिटिव ट्रेंड बनता हुआ दिखाई देगा। हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। करीबन 29,350 के आसपास बाय इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 29,150 का रहेगा, टारगेट करीबन 29,700 देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड मुझे लगता है कि बाइंग साइड में ही ट्रेड करना चाहिए। और चांदी? सिल्वर के अंदर भी हमने एक बाउंस बैक आते हुए देखा था। कल शाम के टाइम एक अच्छी रिकवरी हुई थी। मुझे लगता है कि चांदी के अंदर भी बाय करना चाहिए। अभी अगर हम कॉमिक्स में देखें तो $18 के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं कंटिन्यूअसली, और बाइंग एक्टिविटी लोअर लेवल्स पे आती हुई दिखाई दे रही है, वॉल्यूम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं लोअर लेवल्स पे। हमें लगता है कि सिल्वर के अंदर भी एक पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा। हालांकि मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड रहेगा। 43,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस हो सकता है चांदी के अंदर, मगर अभी भाव करीबन 41,900 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि चांदी के अंदर बाय इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट ऊपर 42,500 तक देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 41,400 पे लगा सकते हैं। तो अनुज की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है। सोने और चांदी में जो गिरावट देख रहे हैं, यहाँ पे ये खरीद का मौका देख रहे हैं। इंडिया निवेश कमोडिटीज के मनोज कुमार जैन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी नमस्ते। एग्री कमोडिटीज में आज आपकी स्ट्रैटेजी किन कमोडिटीज में है? नमस्कार प्रियंका। हमारी जो पहली स्ट्रेटेजी है वो कैस्टर सीड में वायदा में होगी। जिस तरह से जो है कल गुजरात गवर्नमेंट के जो है एस्टीमेट आए थे, उसमें ये अनुमान निकल कर आया है कि जो उत्पादन है वो लगभग 1.5 लाख मेट्रिक टन से घट सकता है। उस लिहाज से निचले स्तरों पर जो है फिर से कमोडिटी का सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। हमने ऑलरेडी 8 से 10% का करेक्शन जो है ऊपरी स्तरों से ये कमोडिटी में देखा है। तो हमारा मानना है कि 4,600 एक अच्छे स्तर होंगे कैस्टर सीड में वायदा के लिए, खरीदारी के लिए। तो वहां पे एक बार खरीदारी की रणनीति रखना चाहिए। एक 4,540 तक का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ऊपर में एक बार कीमतें कहीं भी 4,720 से 4,750 तक के स्तर से एक बार दिखा सकती है। दूसरा, हमारी नजर खाने के तेलों में CPO के ऊपर रहेगा। हमने देखा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो है दबाव वो बरकरार है, और बुर्सा मलेशिया जो हमने 2600 रिंगिट के नीचे आते हुए देखा है। इवन CBOT पर भी जो है दबाव देखने को मिल रहा है। तो उस लिहाज से घरेलू बाजारों में भी खाने के तेलों पर अभी भी जो है दबाव ही रहेगा। तो उस लिहाज से अप्रैल CPO वायदा में 512 के स्तरों के नीचे एक बार जो है बिकवाली करके चलना चाहिए। 516 तक का स्टॉप लॉस रखे, और नीचे में एक बार 500 रुपए तक के जो स्तर इस कमोडिटी में भी देखने को मिल सकता है। मनोज जी, पाम तेल का मई वायदा पहले से ही 500 रुपए के नीचे आ चुका है, तो क्या अप्रैल वायदा भी ये लेवल तोड़ेगा? अप्रैल वायदा में हमारा मानना है कि एक बार 500 रुपया जो है वो एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। और बुर्सा मलेशिया की अगर बात करें तो वहां पे 2480 से 2500 रिंगिट जो है वो एक स्ट्रांग सपोर्ट है। तो अगर वो सपोर्ट सस्टेन होता है तो 500 रुपए के आसपास जो है अप्रैल वायदा में एक बार सपोर्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर 2480 रिंगिट अगर सस्टेन नहीं होता है बुर्सा मलेशिया पे, तो फिर घरेलू बाजारों में भी जो है दबाव देखने को मिलेगा। और हमने देखा है कि जो आगे के वायदा है वो ऑलरेडी बैकवर्डेशन में है, तो फिर उस लिहाज से जो है और भी दबाव देखने को मिल सकता है। तो खाने के तेलों में अभी ऊपरी स्तरों पर जो है बिकवाली की ही रणनीति रखना चाहिए। अनुज, बेस मेटल्स में कल भारी गिरावट आई थी, आज आपकी सलाह इनमें क्या होगी? आज हमने देखा है यहाँ भारतीय बाजारों की जब शुरुआत हुई है तो सभी मजबूत दिख रहे हैं। प्रियंका जी, बेस मेटल में हमने देखा है पिछले 2 हफ्ते से कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड चल रहा है। मुझे लगता है कि ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। हालांकि भाव ऊपर खुले हैं, डेफिनेटली मुझे लगता है कि सेल ऑन राइज यहाँ पे करके चलना चाहिए। कॉपर की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि कॉपर के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं। नीचे हम देखें तो 355 तक के लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो बेस मेटल का जो ट्रेंड एक्चुअली है वो डाउन में शिफ्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी ही अपनानी चाहिए। आज रुपए ने शुरुआत की हल्की सी बढ़त के साथ 64.60 पर शुरुआत हुई है। कल की क्लोजिंग 64.63 रही थी। मनोज, रुपए पर अभी आपका नजरिया क्या है? अभी हम जो एक देख रहे हैं सुधार, इसे आप कैसे देखेंगे, क्या करेंगे? बिल्कुल, रुपए में जो मजबूती का ट्रेंड है प्रियंका, वो अभी भी जो है जारी रहना चाहिए। हमने देखा है कि डॉलर इंडेक्स जो एक बार फिर से 100 का जो एक स्तर था उसके नीचे आया है।
तो उस लिहाज से आने वाले समय में रुपए में जो है फिर से मजबूती देखने को मिल सकती है। अगर किसी को स्ट्रेटेजी करनी है तो वर्तमान स्तरों पर भी जो है डॉलर में बिकवाली की रणनीति कर सकते हैं। एक 64.80 तक का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। हमारा मानना है कि 64.40, 64.20 जो है एक बार रुपये में फिर से देखने को मिल सकता है। ओवरऑल ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव ही है और रुपये में जो मजबूती है वो बरकरार रहना चाहिए। मनोज जी और अनुज, आप दोनों का ही धन्यवाद। आपने वक्त निकाला सुबह सुबह कमोडिटी बाजार के खुलते ही और अपनी राय हमारे साथ शेयर की। वैसे दिन भर कमोडिटी बाजार का ताजा हालचाल हम आपको देते रहेंगे। आपकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताते रहेंगे। लेकिन फिलहाल सौदा आप हमें लेते एक छोटा सा ब्रेक अभी हाजिर हो रहे। ब्रेक के बाद जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया लेकर आएंगे। हमारे मार्केट एक्सपर्ट कुणाल सरावगी जुड़ेंगे, उनसे पूछेंगे निफ्टी में क्या करें आप। वेलकम बैक। बाजार की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें मौजूदा बाजार में वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आप कर सकते हैं जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया जानने का। चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया आज आपके लिए लेकर आए तत्काल ट्रेड का आइडिया। इनके मुताबिक बैंक ऑफ बड़ौदा में है बिकवाली की सलाह। 175 के लेवल्स पर बैंक ऑफ बड़ौदा बेचें। तत्काल ट्रेड के लिए यानी इंट्राडे के लिए लक्ष्य 168 पर है नजर। स्टॉप लॉस 178 पर लगाएं और बेचें बैंक ऑफ बड़ौदा। बाजार आज नेगेटिव टू फ्लैट जोन में नजर आ रहा है। फिलहाल सेंसेक्स में मामूली सी बढ़त आई है, लेकिन आज वीकनेस के साथ हमने शुरुआत होते हुए देखी थी। ग्लोबल क्यूज भी कमजोर ही रहे, इसीलिए आज सेंसेक्स की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई। कल भी हमने जिस तरह की बिकवाली देखी है, आज सेंसेक्स में केवल अभी 16 अंकों की बढ़त पर हो रहा है कारोबार। निफ्टी 9100 के नीचे गया था, अब उसके ऊपर आने की कोशिश। बेहद फ्लैट अभी मिड कैप में 38 अंकों की बढ़त यहां पर जरूर नजर आ रही है, लेकिन बैंक निफ्टी ने दबाव के साथ शुरुआत किया था। उन दबाव के लेवल्स में अब थोड़ा सा सुधार जरूर आया है, लेकिन अभी भी 63 अंकों का दबाव यहां पर बैंक निफ्टी में भी दिख रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो एडवांसेस को फेवर जरूर कर रहा है, लेकिन दोनों के बीच का फासला बहुत कम है। 850 शेयर है जो आगे बढ़ रहे और इनके मुकाबले 766 शेयर है जहां आपको फिलहाल दबाव देखने को मिलेगा। और अगर सेक्टर वाइज बात करें तो आज बाजार में हमें दिख रहा है कि टीसीएस जिसने कल अपने नतीजे पेश किए थे, आज वहां पे अच्छी खासी कमजोरी नजर आ रही है। और अगर कुछ और सेक्टर्स पे देखें तो बैंक कमजोर शुरुआत कर चुका है। कैपिटल गुड्स में थोड़ी सी बढ़त जरूर है, लेकिन ज्यादातर बेस मेटल्स जिनका सपोर्ट बाजार को लगातार मिल रहा था, बेस मेटल और ऑयल एंड गैस दोनों में ही गिरावट के साथ हो रहा है कारोबार। सौदा आपका में मेरे साथ है इक्विटी रश के सीईओ कुणाल सरावगी। कुणाल, गुड मॉर्निंग। आज सुबह हमने निफ्टी में जो वीकनेस देखा है, अब उससे उबरने की कोशिश करें, अभी भी लेकिन फ्लैट दिख रहे हैं। आज आप निफ्टी में कैसे ट्रेड लेंगे? नमस्कार प्रियंका। देखिए, कल जब मैं आपके शो पर था आवाज पर, तब मैंने कहा था कि निफ्टी कुछ कमजोर रहेगी। हालांकि उस समय एक बहुत स्ट्रांग ओपनिंग की आशंका थी। उसी तरह मुझे लगता है कि हालांकि अभी गिरावट दिख रही है, कुछ कमजोरी दिख रही है और करेक्शन की आशंका है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा डाउनसाइड निफ्टी के लिए नहीं है। 90-50 मेरी राय में 90-40 कहें तो निफ्टी के लिए बहुत ही मजबूत सपोर्ट साबित होगा। और मेरी अपनी अपेक्षा यह है कि 90-40 के नीचे आपको निफ्टी जाते हुए नहीं दिखेगा। 90-40 का एक स्टॉप लॉस लेकर के निफ्टी इन स्तरों पर खरीदी जा सकती है। मुझे लगता है कि जो करेक्शन निफ्टी में आना था बहुत ही शैलो करेक्शन रहा, लेकिन वो करेक्शन अब समाप्त होने लगा है, तो यहां पर इन स्तरों पर खरीद की राय है। 90-40 का स्टॉप लॉस निफ्टी पर रखना चाहिए।
और अकरम, बैंक निफ्टी आज के दिन का ये निचला स्तर देख चुका है, प्रेशर में नजर आ रहा है। कल सबसे तेज दौड़ भी लगा रहा था और आज यहां पर हम देख रहे हैं दबाव। आपकी सलाह, टेक्निकल चार्ट पर कैसा दिख रहा है बैंक निफ्टी? देखिए, यहाँ पर भी एक कंसोलिडेशन चल रहा है प्रियंका, और आप देखिए कि बहुत ही मामूली सी गिरावट है। अगर आप ओवरऑल बैंक निफ्टी का रन देखें और उसके बाद आज की गिरावट देखें तो मुझे नहीं लगता कि कोई खास चिंता की वजह है। इनफैक्ट कल भी जब बाकी बाजार कमजोर था तो बैंक निफ्टी ने अपने आप को संभाले रखा। मुझे लगता है कि ओवरऑल ट्रेजेक्टरी यहाँ पर डेफिनेटली पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी को भी खरीद के चलना चाहिए। और यहाँ पर मुझे लगता है कि दोबारा से बहुत जल्द आपको 21,800 के स्तर आते हुए दिखेंगे, और वो स्तर निकाल गया अगर बैंक निफ्टी, तो निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी दोनों में आपको ब्रेकआउट दिखेगा। तो मेरी राय में बिकवाली करने की जल्दी न करें। अभी बैंक निफ्टी में भी मुझे लगता है कि और तेजी की गुंजाइश दिखती है। तो ओवरऑल मोमेंटम बिल्कुल इंटैक्ट दिख रहा है कुणाल को, और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही खरीद की सलाह दे रहे हैं। वैसे आज स्मॉल कैप कॉर्नर अभी तक तो पॉजिटिव जोन में ही नजर आ रहे हैं, लेकिन समझते हैं यहाँ पे कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कैसा है। बढ़त पर दिख रहा है स्मॉल कैप कॉर्नर का इंडेक्स। मेरे रिसर्च एनालिस्ट वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण के पास सीधा चलते हैं। देखिए, हरे निशान में जरूर आपको स्मॉल कैप इंडेक्स देखने मिलेगा, करीब 0.24% के आसपास की तेजी है, लेकिन आज ट्रेडिंग सेशन काफी वॉलेटाइल है। स्मॉल कैप इंडेक्स को भी अगर आप देखें तो लाल और हरे निशान के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो खबरों के चलते जिन स्टॉक्स में आज अच्छा कर रहा है एक्शन, उसमें HOCL और नेशनल पेरोक्साइड जैसे काउंटर शामिल है। कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स पे एंटी डंपिंग ड्यूटी की खबरें हैं, उसके चलते दोनों काउंटर में अच्छी खासी तेजी है। SPML इंफ्रा कंपनी ने गुजरात में इरिगेशन प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, उसके चलते इस काउंटर में करीब अच्छे खासे तेजी आपको देखने मिल रही है। लेकिन होटल लीला इस काउंटर में खबरों के चलते आज काफी पैनिक देखने मिल रहा है, काफी बिकवाली हावी होते हुए दिख रही है। और ओमेक्स, दरअसल कंपनी ने नतीजे घोषित किए, कंपनी ने लॉस क्लॉक किया 59 लाख का, और इसके चलते इस काउंटर की आज धुलाई हो रही है। अच्छी खासी गिरावट के साथ करीब 4% के आसपास की गिरावट है। लेकिन होटल लीला एक होटल स्टॉक जरूर कमजोर है, लेकिन बाकी होटल स्टॉक्स को अगर आप देखें तो वहां अच्छी खासी तेजी है। कल भी आपने देखा था तेजी, आज फॉलो बाइंग देखने मिल रही है। कामत होटल, ताज जीवीके, रॉयल ऑर्किड जैसे काउंटर में करीब 1.5 से 4.5-5% के आसपास की तेजी देखने मिल रही है। होटल बस कर रहे हैं, साथ ही साथ लिकर स्टॉक में भी अगर आप देखें तो वहां भी अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है। कुछ चुनिंदा स्मॉल कैप लिकर स्टॉक्स में सोम डिस्टिलरी जैसे काउंटर में करीब 16% के आसपास की तेजी है। वही रवि कुमार डिस्टिलरी जैसे छोटे स्टॉक्स में करीब 2.5% के आसपास के गेंस देखने मिल रहे हैं। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग हो रही है रियल एस्टेट काउंटर्स में। आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों में अच्छा रनअप इनने दिखाया था, अब यहां मुनाफा वसूली होते हुए दिखाई दे रही है। कोल्टे पाटिल, अंसर हाउसिंग, पेनिनसुला लैंड जैसे काउंटर में करीब 1.25% से 2.5% के आसपास की गिरावट है। जिन स्टॉक्स में अच्छा खासा प्राइस वॉल्यूम एक्शन आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल रहा है, उसमें ज्योति स्ट्रक्चर का काउंटर शामिल है। सबसे बेहतरीन गेन इस काउंटर में देखने मिल रहे हैं, अच्छे खासे गेन से करीब 11% के आसपास की तेजी है। एमईपी इंफ्रा में अच्छी खासी तेजी है। वेंकीज, BLS इंटरनेशनल, वही JSS जैसे काउंटर में अच्छे खासे आज गेन्स देखने मिल रहे हैं। अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ इन काउंटर्स में आज खरीदारी देखने मिल रही है, डबल डिजिट की गेन्स है। लेकिन जिन काउंटर्स में आज बिकवाली है उसमें अगर देखें तो KSK एनर्जी, मधुकन प्रोजेक्ट जैसे काउंटर शामिल है। यहाँ बिकवाली काफी हद तक हावी है। मद्रास फर्टिलाइजर आपको याद होगा कल अच्छी खासी तेजी में था, पिछले 2 दिनों से अच्छी खासी तेजी में था ये काउंटर, आज मुनाफा वसूली होते हुए दिखाई दे रही है। वहीं सुनील हाईटेक और पोलारिस जैसे काउंटर में अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ आज गिरावट है। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, अभी हाजिर हो रहे हैं ब्रेक के बाद कुणाल सरावगी की ट्रेडिंग टिप्स। वेलकम बैक। सीधा चलते हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट कुणाल सरावगी के पास। कुणाल, आपकी ट्रेडिंग टिप्स जानना चाहेंगे। 2 काउंटर्स प्रियंका जो मुझे लगता है कि इस बाजार में सबसे बेहतरीन ट्रैक्शन दिखा रहे हैं, उसमें दोनों वायदा बाजार के टॉप गेनर्स हैं। सबसे पहले मुझे लगता है कि CESC को खरीदा जा सकता है इन स्तरों पर। बहुत ही स्ट्रांग चार्ट स्ट्रक्चर है, लगातार ये काउंटर आउट परफॉर्म करता आया है और एक फ्रेश ब्रेकआउट आज मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि 910, 915 के स्तर यहाँ निश्चित आपको देखने को मिलेंगे। तो इन स्तरों पर मेरी CESC पर खरीद की राय है। 864 के करीब मुझे लगता है स्टॉप लॉस रखना यहाँ पर ठीक रहेगा। BEL में आज बहुत अच्छा ट्रैक्शन बना है, यहाँ पर भी एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है। इस काउंटर में 186, 190 तक जाने की क्षमता है, तो वो टारगेट होना चाहिए। स्टॉप लॉस 173 पर रखकर यहाँ पर भी लॉन्ग करने की राय।
धन्यवाद कुणाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद एफएनओ बाजार में स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी उनके साथ जुड़ने वाले हैं, मितेशचक्कर.com के मितेश चक्कर और मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल के विश्वेश चौहान। बाजार में सीमित दायरे में कारोबार, निफ्टी 9100 के करीब। बैंकिंग शेयरों ने बनाया ज्यादा दबाव, लेकिन मिड कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी। शुरुआती झटके के बाद टीसीएस में निचले स्तरों से 3% का सुधार। मार्च तिमाही में मुनाफा और मार्जिन घटने से हुई निराशा, लेकिन आगे के लिए आउटलुक बेहतर। नेल्को में 6% की तेज गिरावट। ऑफर फॉर सेल के जरिए आज बेचेगी सरकार 10% हिस्सेदारी। इश्यू प्राइस 67 रुपए। 1350 करोड़ रुपए जुटाने की सरकार की योजना। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 3% उठा। शेयर ट्रेडिंग में गड़बड़ी की आशंका, एनएससी कर सकता है जांच। आज आएंगे यस बैंक और इंडसइंड बैंक के नतीजे। यस बैंक के मुनाफे में 27% बढ़त का अनुमान, तो इंडसइंड बैंक से भी अच्छे नतीजों की है उम्मीद। और अब से कुछ ही देर में शुरू होगी कैबिनेट की अहम बैठक। चुनाव आयोग को पेपर ट्रेल वाली वोटिंग मशीन खरीदने को मिल सकती है मंजूरी, और 6 महीने के लिए बढ़ सकती है चीनी की स्टॉक होल्डिंग की सीमा। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह और हमारा ये शो है आप जैसे उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जिन्हें आज के सेशन में अभी इस वक्त अपने ट्रेड पर एक्शन लेना है। फोन करें हमारे टोल फ्री नंबर पर तुरंत 1800-209-7890। ये है नंबर, नोट कर लें, याद कर लें और तुरंत लगाएं फोन, या फिर भेजें हमें मैसेज हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 7045220000। ये नंबर है जिस पर अगर आप भेजेंगे हमें मैसेज, हम आपके सवालों को शामिल करेंगे हमारे कार्यक्रम में और लेंगे राय हमारे एक्सपर्ट से। हर रोज की तरह तकनीकी राय देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मितेशचक्कर.com के मितेश चक्कर, और आज वायदा कारोबार से जुड़े तमाम सौदों पर राय देंगे हमें मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल के विश्वेश चौहान। आप दोनों का ही स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। शुरुआत करें उससे पहले पहला सवाल मैं आपसे निफ्टी पर लेना चाहूंगा। विश्वेश, कैसे ट्रेड किया जाए, और अगर कोई ऑप्शन की रणनीति है तो बहुत ही बेहतरीन। गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरा ऐसा मानना है कि निफ्टी मोर और लेस एक रेंज में है, और टिल एक्सपायरी मुझे नहीं लगता है कि बहुत लार्ज वे में बड़ा मूवमेंट आएगा। तो यहाँ पे जो है वो थीटा डी के स्ट्रेटेजीज रिकमेंड करी जाती है इस तरह के एनवायरनमेंट में। जब अंडरलाइन को बहुत ज्यादा मूव एक्सपेक्ट नहीं करते, आप ऑप्शन खरीदने की जगह ऑप्शन बेच सकते हो। तो करंट लेवल पे मेरा ऐसा मानना रहेगा कि 9100 की जो स्ट्रगल है कॉल और पुट दोनों, वो 133 रुपीज क्रेडिट दे रही है। और अगर आप 5 दिन भी यहीं पे रुक गए मेरे ख्याल से 9050 और 9200 में, तो ये जो स्ट्रगल है इजीली 30 से 40 रुपए घट जाएगी, क्योंकि अभी 7 ट्रेडिंग सेशन है टू एक्सपायरी। मेरा ऐसा मानना है थीटा बहुत ही फास्ट डीके होने वाला है। सो 9100 की स्ट्रगल आप शॉर्ट कर सकते हैं, 9100 का कॉल और 9100 का पुट, नेट क्रेडिट 133 है। या फिर मेरा ऐसा मानना है कि निफ्टी अगर 9100 के करीब करीब आता है तो 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस से 3 से 4 दिन के लिए आप बाय कर सकते हैं निफ्टी फ्यूचर नेकेड। मुझे लगता है फिर से एक बार हम पुल बैक करेंगे 9200 के लिए, लेकिन ये जो रेंज है, ये रेंज मेरे ख्याल से टिल एक्सपायरी मेंटेन रहनी चाहिए। ओके, ये है तमाम लेवल्स। फ्यूचर्स के 9105 के आसपास निफ्टी फ्यूचर्स आए, जो कि यहाँ से 15 पॉइंट ऊपर है, 9220 के आसपास 15 पॉइंट नीचे यहाँ पर करिए खरीदारी। 9080 का स्टॉप लॉस लगाएं 9270 के लक्ष्य के लिए। और बैंक निफ्टी पर क्या राय है आपकी इस वक्त, बताएं विश्वेश। बैंक निफ्टी पे मेरा ऐसा मानना है कि रिलेटिव टू द निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ी सी स्ट्रांग है, फॉर द सिंपल फैक्ट दैट पीएसयूज में स्टेट बैंक ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक में यस बैंक, इंडसइंड बैंक, ये जो सारे स्टॉक है, ये फर्म है, ये गिरे नहीं है। कल के सेशन में भी हमने थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखी, उसके बाद में मेरे ख्याल से पीएसयू बैंक रिकवर करी गई है। तो मेरा ऐसा मानना है बैंक निफ्टी आप बाय कर सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 21,400। अगर आप देखेंगे तो स्पॉट निफ्टी में 21,400 एक बहुत ही अहम लेवल है। जब तक वो नहीं टूटता है मेरे ख्याल
से बैंक निफ्टी फिर से एक बार 21,900 तक जा सकता है। तो होगा यूं कि बैंक निफ्टी को इन नियर टर्म 5 से 6 दिन के लिहाज से शायद आउट परफॉर्म करे बिकॉज ऑफ द कंपोनेंट, और निफ्टी के कंपोनेंट जो है साइडवेज या डाउन ट्रेंड है, इसकी वजह से निफ्टी ज्यादा नहीं चलेगा। तो बैंक निफ्टी बाय करने की सलाह है 21,400 का स्टॉप लॉस से, अपसाइड में 21,900 का टारगेट रहेगा। ये स्पॉट के लेवल में बता रहा हूं आपको। बेहतरीन लेवल मिला था बैंक निफ्टी खरीदने के लिए स्पॉट पर 21,500 का, और 21,500 से थोड़ा सा नीचे गया रहा। आज सुबह हम कह भी रहे थे कि 21,400 के स्टॉप लॉस से खरीदिए 21,500 के आसपास। तो बेहतरीन तेजी निचले स्तरों से बैंक निफ्टी में लगभग 100 अंकों की बन चुकी है। चलिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों गिरावट में खरीदारी करने की राय। टूनला से हमारे पहले दर्शक प्रदीप सिंह हैं। प्रदीप जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। जी सर। सर मेरा 2000 की स्ट्राइक प्राइस वाला TCS का एक लॉट है सर। 2000 की? मैंने उसको सर ₹2.50 में खरीदा है। ओके। तो सर मैं उस पर अपनी राय जानना चाहता हूँ। और मेरा एक कोल इंडिया का है सर, 275 वाली कॉल है, ₹3.45 में। कोल इंडिया 275 वाली कॉल ऑप्शन खरीदी आपने ₹3.45 में, ठीक है। तो चलिए देखिए प्रदीप जी, अब TCS तो छोड़ दिए, ₹2.5 वाला 2000 का पुट कॉल है, तो वो तो कोई उसका मायना नहीं, 18.50 पैसा भाव रह गया, उसका खत्म हो गया। कोल इंडिया पर पूछ लेते हैं, बताएं विश्वेश क्या करना चाहिए? 285 का कॉल ऑप्शन खरीदा है इन्होंने। मेरे ख्याल से अच्छी पोजीशन बनाई है, बिकॉज अगर कॉल इंडिया देखेंगे तो सिंस लास्ट 1 ईयर इसकी जो लोअर बैंड है वो 280 274 के आसपास होती है। तो मेरे हिसाब से पोजीशन बने रहना चाहिए। अब इट्स एनीबडीज गेस कि ये सीरीज में 285 के ऊपर आप एक्सपायरी एक्सपेक्ट करोगे। तो मेरी जो नॉर्मल हमेशा राय होती है वो ये होती है कि आप नेकेड बाय टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एक्सपायरी, जस्ट बिकॉज टाइम वैल्यू बहुत ही ज्यादा फास्ट इरोड होती है, आप नेकेड ऑप्शन बाय करके पैसा नहीं बना सकते। तो 285 का जो कॉल ऑप्शन उनका बाय है, उसके सामने अगर 290 का कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर दे जो ₹1.35 में बिक रहा है, तो उनकी कॉस्ट फर्दर रिड्यूस हो जाएगी। तो अगर 285 के नीचे भी हो जाता है तो उनका ₹1.5 से कम लॉस होगा, और अगर 285 के ऊपर जाता है तो मेरे ख्याल से वो तो अच्छा ही है। तो फिलहाल मेरी ऐसी सलाह रहेगी ऑप्शन में इंटैक्ट रहे, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो 290 का कॉल ऑप्शन ₹1.35 में एक शॉर्ट कर दे, सिमिलर क्वांटिटी जो उनकी करंटली होल्ड है। चलिए तो प्रदीप जी आप 290 वाला कॉल ऑप्शन बेचिए, कॉस्ट कम हो जाएगी और मुनाफा होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। मुंबई से हमारी अगली दर्शक हमारे साथ है इस वक्त फोन लाइन पर प्रियंका। गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। मॉर्निंग सर। जी सर मेरा BHEL पर एक लॉट है 177.70 पर। 177 थोड़ा ऊपर में लिया आपने, ₹6 नीचे है आपके दाम से। ओके, ₹7 नीचे है, ₹6-7। बताएं मितेश क्या राय देंगे प्रियंका को? आप 178 के आसपास इनकी खरीदारी है भेल में, स्टॉप लॉस कहां लगाएं? क्या फिर से इन्हें मौका मिलेगा निकलने का या लॉस बुक करना पड़ेगा? आई थिंक आपने सही बोला कि काफी ऊपर मिली है, क्योंकि 3 महीने में स्टॉक ने रैली करके 130 से 180 तक गया और उनका बाइंग प्राइस नियरली 180 के पास है। फिलहाल के ऐसा लगता है कि स्टॉक में रैली ने एक ब्रेक लिया है, मंदी का सीन नहीं लगता है, परंतु साइडवेज कंसोलिडेशन का चांसेस लगते हैं। स्टॉप लॉस अगर ये थोड़ा सा अगर डीप लगा सके होल्ड करने के लिए तो 165 के नीचे का लगाएं, और 165 से लेकर 180 की रेंज में मुझे लगता है स्टॉक रहेगा। तो अगर 165 नहीं तोड़ता है तो चांसेस है कि ऊपर की एंड की रेंज की जब भी ऊपर की तरफ आए तो 178 179 के आसपास इनको इनके भाव से जस्ट आसपास या ऊपर में एग्जिट मिल जाएगी। ओके, ये है राय भेल पर, आपने नोट कर लिए होंगे लेवल्स प्रियंका। आगे बढ़ते हैं, जयपुर से हमारे अगले दर्शक हैं राकेश मेहता साहब नमस्कार, पूछिए सर क्या जानना चाहते हैं? मैंने अदानी एंटरप्राइज के 2 लॉट कल लॉन्ग किए थे 150। ओहो, कल लिए क्या आपने? कब लिए? हाँ कल किए थे और कल ही एकदम मार्केट पर क्रैश कर गई। अरे बड़ी हिम्मत का काम किया आपने, इतने ऊपर 25% ऊपर ले लेते हैं। और 160 होने के बाद में लिए थे, आपके लेने के बाद 160 हुआ था? नहीं मैंने 160 के बाद जब नीचे आया तब लिया। अच्छा, गिरते हुए मार्केट में आपने खरीदे अदानी एंटरप्राइजेस। चलिए पूछते हैं, यहाँ भी थोड़ी खरीद गड़बड़ हो गई। मितेश बताएं, अदानी एंटरप्राइजेस 150 की खरीद है, मौका मिलेगा निकलने का और स्टॉप लॉस कहाँ रखना चाहिए? अनिल जी आई थिंक क्लियरली एक बड़ी रैली के बाद स्टॉक ब्रीदर ले रहा है, चांसेस खराब नहीं, क्योंकि चार्ट डेफिनेटली कुछ खराब नहीं हुआ आज के फॉल से, और परंतु चूंकि ये स्टॉक अपने एवरेज से काफी दूर भाग चुका है, आई थिंक थोड़ा सा करेक्शन और आ सकता है स्टॉक में। 134 135 के लेवल्स अच्छे सपोर्ट है, अगर वो नहीं तोड़ता है तो 155 का जो रीजन था ये वापस टेस्ट करना चाहिए। और मेरा बेट ये है कि आई थिंक प्रोबेबिलिटी है कि 155 का हाई वापस एक बार रिटेस्ट जरूर होगा, तो इनको एग्जिट का मौका मिलेगा। थोड़ा सा स्टॉप लॉस डीप है क्योंकि इनकी एंट्री काफी गलत हो गई है।
वक्त लग सकता है, थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है आपको और थोड़े नीचे के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 155 ये फिर से आ सकता है तो आपको मुनाफे में निकलने का मौका मिलेगा। 134-35 के आसपास स्टॉप लॉस लगा ले या फिर थोड़ा नीचे आए तब एक बार फिर से आप फोन करके हमें पूछ लें। अगले दर्शक है सूरत से इस वक्त फोन लाइन पर प्रभात जी, नमस्कार, बताइए क्या सौदा किया है सर आपने? प्रभात जी आवाज आ रही है आपको? चलिए आवाज तो आ रही है लेकिन वो बात नहीं करना चाह रहे हैं ऐसा लग रहा है। चलिए आंध्रा बैंक एक लॉट खरीदा है उन्होंने 62.30 रुपए। 62.30 की स्ट्राइक प्राइस कैसे हो सकती है? 62.50 की होगी मेरे ख्याल से, या तो 62.50 की स्ट्राइक प्राइस होगी। 75 पैसे में। ये बताएं विश्वेश, इन्हें क्या करना चाहिए? आंध्रा बैंक में खरीदारी की कॉल ऑप्शन में इनकी शायद 62.50 के आसपास की कॉल ऑप्शन खरीदी है इन्होंने 75 में। 62.50 का अगर कॉल ऑप्शन है तो करंटली 60 पैसे चल रहा है। और जैसे कि मैं देख रहा हूँ डेटा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल पीएसयू बैंक्स में कपल ऑफ बैंक्स है जिसने अंडर परफॉर्म किया। वन ऑफ देम वाज इलाहाबाद बैंक एंड द सेकंड बैंक कुड बी दी आंध्रा बैंक। तो इसमें डेफिनेटली मोमेंटम आ सकता है, लेकिन करंट सीरीज में यहां से 5% का मूव विद दी नेगेटिव डाइवर्जेंस ऑन द चार्ट्स, आई वुड बी वेरी स्केप्टिकल। तो मैं इनको भी वही सलाह दूंगा, अगर ये सुन रहे हैं तो मेरे ख्याल से 60-50 का कॉल ऑप्शन है। 65 रुपीज का जो कॉल ऑप्शन है वो 20 पैसे में मिल रहा है। अगर वो बेच दे तो उनकी कॉस्टिंग है 20 पैसे से और रिड्यूस हो जाएगी, या फिर करीबन अभी 15 पैसे का ही लॉस है तो एक बार के लिए पोजीशन एग्जिट कर ले, क्योंकि जब पूरी बास्केट को पीएसयू को अगर ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है तो करंट एक्सपायरी में इन द मनी होना मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ओके, इस बीच एक बड़ी राजनीतिक खबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई दिख रही है और वो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं पर है। सुप्रीम कोर्ट में आज डिसीजन आता हुआ दिखा है और डिसीजन ये आया है कि लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती समेत बीजेपी के बड़े नेताओं पर बाबरी मस्जिद वाले मामले में मुकदमा चलेगा। मुकदमे में पार्टी बनाई जाने के लिए ये बात चल रही थी, ये कोर्ट में मामला चल रहा था और इसमें कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि जी हाँ, इन तमाम नेताओं पर मुकदमा चलाया जा सकता है। ये एक बड़ी खबर इस वक्त आती हुई दिख रही है। तो बीजेपी के सभी जो वरिष्ठ नेता हैं उनके ऊपर जो बाबरी मस्जिद वाले मामले में जिनके ऊपर मुकदमा चलाने की इजाजत मांगी गई थी सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये डिसीजन दिया है कि इन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती जैसे वरिष्ठ नेताओं के लिए एक बड़ा झटका है। इन 13 आरोपियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है इस वक्त। यह है इस वक्त की बड़ी खबर। इस पर कुछ और अपडेट कुछ विस्तार से हम लेंगे थोड़ी देर में और बातचीत करेंगे। इससे पहले चलेंगे हम राजकोट। हमारे अगले दर्शक राजकोट से जुड़ रहे हैं रोहित फाल्दू साहब। रोहित जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर जी, मेरे 500 से टाटा स्टील के डॉलर बाइंग पोजीशन में, तो क्या करना चाहिए सर? खरीदा है आपने या बाइंग में है सर? स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाया? 50 रुपए नीचे आपके भाव से। यहाँ सर। अरे इतना लंबा लॉस मत करिए। चलिए पूछते हैं मितेश जी, 500 रुपए में खरीदा है टाटा स्टील, 2 लॉट है, बड़ा नुकसान हो रहे हैं, तो क्या करें? जी आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्टॉप लॉस जरूर लगाएं आप जब भी ट्रेड लेते हैं। तो फिलहाल के लिए आई थिंक मैं यहाँ पे एक फ्रेश स्टॉप लॉस तो सजेस्ट करूंगा, करीबन 437 का होगा। आज का इंट्राडे लो 442 का है, 437, 436 बड़ा 435 के आसपास बड़ा सपोर्ट है वहाँ पर। आई थिंक अगर आप ध्यान दें तो नवंबर में उस लेवल को क्रॉस करने में काफ़ी टाइम लगा था स्टॉक ने और वहाँ पे काफ़ी हाइज है, तो एक बड़ा सपोर्ट बन के अब उभरना चाहिए। तो आप 435 के जस्ट नीचे का स्टॉप लॉस लगा लें एक। और बाउंस बैक में आई थिंक ये अगर ऊपर आता है जिसके चांसेस काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि ये अगर बड़ा सपोर्ट को अगर होल्ड करता है तो मुझे लगता है कि आपको ये 475 के आसपास एग्जिट दे देगा। आई थिंक यहाँ पे या तो आप वहाँ पे एग्जिट ले लें या फिर एक फ्रेश व्यू ले लें। ओके, ये है राय आपके लिए टाटा स्टील पर रोहित जी। लेकिन इस बीच लौटते हैं उस बड़ी खबर पर जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है और वो है बाबरी मस्जिद वाले मामले में बीजेपी के बड़े नेताओं पर मुकदमा चलाने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। हमारे संपादक आलोक जोशी इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं फोन लाइन पर। आलोक जी, कैसे देखते हैं इस बड़े डेवलपमेंट को आप? ये बड़ा डेवलपमेंट आपने कहा अनिल जी, से बड़े डेवलपमेंट की तरह ही देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत लंबा, आप सोचिए 1992 में ये बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, जिसे कुछ लोग विवादित ढांचा कहते हैं, उस वक्त कहा जाता था, लीगल टर्मिनोलॉजी थी, लेकिन जाहिर है गिराई गई थी बिल्डिंग तो वो मस्जिद ही थी, इसीलिए उसको गिराया गया था। जिन्होंने गिराया वो भी ये मानते थे कि मस्जिद है और उनका मानना है कि वहां पर दरअसल राम का जन्म हुआ था, इसलिए वहां कुछ और नहीं होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए।
जिन नेताओं का जिक्र हो रहा है, जो बड़े नेता खासतौर पर 13 लोग हैं, पूरे 13 की लिस्ट मेरे पास नहीं है, लेकिन इसमें मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती जैसे बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के शामिल हैं। ये लोग वहां नजर आ रहे थे जिस वक्त वो भीड़ मस्जिद को गिरा रही थी, उस वक्त ये लोग वहां दिख रहे थे। हर्षोल्लास का माहौल इनके बीच में था, एक दूसरे के गले मिल रहे थे, इस तरह की तस्वीरें दिखाई गई। इसके बावजूद इतने लंबे समय तक मुकदमा चला और अंत में हाईकोर्ट में ऐसा फैसला हुआ कि इन पर चार्जशीट नहीं होगी, इन लोगों पर चार्जेस फ्रेम नहीं किए जाएंगे। ये एक तरह से सवाल उठा रहा था न्यायिक व्यवस्था पर। तो मुझे लगता है फैसला अंत में जो भी हो, सुप्रीम कोर्ट में जितने भी लोगों के खिलाफ आरोप लगे हैं उन पर मुकदमा चलाने का फैसला हुआ है, ये एक बड़ी बात है। इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि वो दोनों तरफ हो सकते हैं। एक, ये जो नेता इस में शामिल हैं, जिन लोगों के भी नाम लिए जा रहे हैं, इसमें एक उमा भारती इस वक्त केंद्र में मंत्री हैं। ये सवाल उठ सकता है कि क्या उमा भारती को अब केंद्र में मंत्री रहना चाहिए या उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ये एक तरह से पार्टी में हाशिए पर हैं, भारत की राजनीति में इस वक्त हाशिए पर हैं। मार्गदर्शक मंडल के सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी में भी। वो किसको मार्गदर्शन देते हैं ये अभी तक उनके मार्गदर्शक मंडल के गठन के बाद से पता नहीं चल पाया है। दूसरी जो बड़ी बात इसमें दिख रही है, कल्याण सिंह जो उस वक्त के मुख्यमंत्री थे, उन पर मुकदमा नहीं चलेगा, लेकिन वो कारण शायद यह है कि वो इस वक्त राज्यपाल हैं, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, तो उन पर अगर मुकदमा चलना होगा तो उसके लिए अलग से एक प्रक्रिया और इजाजत की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, ये अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो ये कि इन पर मुकदमा चलाने की इजाजत है, तो क्या सिर्फ मुकदमा चलाने की इजाजत से इन्हें आरोपी मान लेना ठीक है, या फिर अभी आरोप तय होंगे, उन पर मुकदमा चलेगा और उसके बाद कोर्ट के फैसले आएंगे, तब जाकर ये होगा कि वाकई में ये शामिल थे या नहीं? अभी तो सिर्फ आरोपी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक केस शुरू हो रहा है। एक तरह से देखें तो अब इन लोगों के खिलाफ एक केस शुरू होगा जिसमें इन पर ये मुकदमा चलाया जाएगा। इतना तय हुआ है कि इन पर चार्जेस फ्रेम करके इन पर मुकदमा चलाया जाएगा, इतनी सी बात है। तो लेकिन आप उसको इसलिए नजर से देखें कि अगर एक मुकदमा 20 साल के लगभग हो गया उसे चलते हुए, 20 साल से ज्यादा से चल रहा है, और उसके बावजूद उसमें अभी तक स्थिति ये है कि किस पर मुकदमा चले और किस पर मुकदमा न चले, ये सवाल अभी तक अगर ओपन था तो एक तरह से उस प्रक्रिया पर यह क्वेश्चन मार्क था। क्योंकि पहले ये एक बाबरी मस्जिद स्पेशल कोर्ट में ये मुकदमे चलते थे, वहां इसकी सुनवाई बहुत लंबे समय चली, उसके बाद ये मामला अदालत में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, वहां अब ये फैसला हुआ है कि इन पर मुकदमा चलाया जाएगा। तो जाहिर है कि दोबारा से प्रक्रिया एक तरह से शुरू होगी, इन के खिलाफ स्पेसिफिक चार्जेस फ्रेम होंगे और एक कानूनी कार्रवाई होगी। उसके बाद ये आज अपराधी हो गए हैं ऐसा कतई नहीं कहा जा सकता है। इन पर प्राइमा फेसी केस बनता है जिस पर मुकदमा चलेगा। ओके, और एक और बड़ी बात जो इस वक्त आती दिख रही है वो ये कि 2 साल के भीतर इस मामले की पूरी सुनवाई की जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो ये भी एक बड़ा डेवलपमेंट की सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि इस मामले को अब जल्दी से निपटाया जाए और 2 साल के भीतर इस मुकदमे की पूरी सुनवाई की जाए। शुक्रिया आलोक जी। जी आप कुछ कह रहे हैं? इसको अगर आप इस तरह से देखें तो एक अब आप इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस देख सकते हैं कि आज से 2 साल मतलब 2019 में कहीं जाकर ये मुकदमा खत्म होना चाहिए और 2019 में भारत लोकसभा चुनाव के लिए जाएगा। तो संभव है कि उस वक्त कोई ऐसा संयोग बने कि जिसमें ये फैसला और चुनाव साथ साथ हो रहे हों, तो संभव है इसका कोई पॉलिटिकल नतीजा निकल सके, लेकिन अभी वो कहने के लिए बहुत जल्दबाजी है। ओके, तो चलिए अगले चुनावों के पहले संभावना पूरी है कि बाबरी मस्जिद से जुड़े हुए इन मामलों का फैसला हो जाए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आज की तारीख में ये आता हुआ कि 13 बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं, जिनमें लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार समेत 13 नेताओं पर मुकदमा चलेगा। 2 साल के भीतर सुनवाई पूरी की जाएगी। शुक्रिया आलोक जी पूरे विश्लेषण के लिए। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। दर्शकों के सवाल, एक्सपर्ट्स की टॉप ट्रेडिंग पिक्स, बने रहिए हमारे साथ। और अब वक्त है हमारे दोनों एक्सपर्ट से उनकी टॉप ट्रेडिंग पिक्स लेने का। वक्त थोड़ा कम है, फटाफट ले लेते हैं। मितेश बताइए पहले तो आप अपनी पिक्स कौन से स्टॉक चुने आपने?
अनिल जी, एक CESC पे बाय कॉल था। आई थिंक थोड़ा सा स्टॉक पिछले कुछ मिनटों में ऊपर आ गया है, परंतु अगर 885 890 के जोन में स्टॉक मिलता है तो 869 के स्टॉक से बाय करें, 920 का टारगेट देखें। और सेल कॉल था एक्सिस बैंक पे, जहां पर कि एक ब्रेकडाउन हुआ है चार्ट्स पे, और यहाँ पे सेल करें अभी, और 497 498 का स्टॉप लॉस लगाएं और 470 तक के टारगेट्स देखें। वाओ, एक्सिस बैंक में शॉर्ट करने के लिए। और CSC आज सुबह सुबह हमने आइडेंटिफाई किया था, ये स्टॉक और 6% भाग चुका। क्या तेज दौड़ लगाता हुआ। बताएं विशेष, आपकी पिक्स कौन सी है? अनिल जी, 2 बाय है, एक शॉर्ट है। बाय है वोल्टास में, काफी दिनों से साइडवेज था और जिस हिसाब से कल ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ था वो लॉन्ग साइड में हुआ था, लेकिन सेकेंड हाफ में बिकॉज निफ्टी में करेक्शन आ गया था तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है थोड़ा सा फिजल आउट हो गया था हाई से। सो 406 से स्टॉप लॉस से खरीदे। करंट सीरीज में 425 430 तक के लेवल दिखने जा सकते हैं। दूसरा स्टॉक है UPL। मेरे ख्याल से कल के सेशन में सबसे बेहतरीन स्टॉक था जिस हिसाब से ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ था और जिस हिसाब से प्राइस मूव था। मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक में मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। 790 तक के टारगेट दे सकते हैं अभी 3 से 5 सेशन में। 760 का स्टॉक रिकमेंड करूंगा। The only stock which I have a short today is Union Bank। मेरे ख्याल से काफी लंबे समय से एक साइडवेज ट्रेंड में था, अलॉन्ग विद PSU बैंक नहीं चला और अब जब ब्रेकडाउन हो रहा है तो मेरे ख्याल से इसमें 140 तक के टारगेट बन रहे हैं। 153 का स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा। ओके, तो ये राय है आपके लिए यूनियन बैंक शॉर्ट करने की और खरीदारी करने की वोल्टास और UPL में। और आपका इंडसइंड बैंक पर ऑप्शन रणनीति है, वो भी फटाफट बता दीजिए। जी अनिल जी, जैसा कि आज रिजल्ट है इंडसइंड बैंक का, और अगर आप देखेंगे तो हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी जो इंडसइंड बैंक की है वो मेरे ख्याल से काफी लो है। सो हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी 17 और 20 की रेंज में रहती है और इम्प्लाइड वॉल है वो बहुत फास्ट शॉट अप कर गई है। तो नेचुरल रिजल्ट है इसकी वजह से। तो एक शॉर्ट स्ट्रेंगल है, तो बेसिकली शॉर्ट स्ट्रेंगल में आप दूर की स्ट्राइक का कॉल और दूर की स्ट्राइक का पुट दोनों शॉर्ट करते हो और आपको क्रेडिट प्रीमियम मिलता है। तो अगर 1460 का कॉल ऑप्शन शॉर्ट करे करीबन 14 रुपए 15 रुपए की रेंज में और 1400 का पुट ऑप्शन शॉर्ट करेंगे 10 रुपए 11 रुपए के बीच में, तो मैंने जब आपको स्ट्रेटेजी रिकमेंड करी थी उस वक्त 27-28 रुपीज क्रेडिट आ रहा था, इस वक्त 24 रुपए आ रहा है। तो आपका जो ब्रेक इवन है, मतलब आपको जो लॉस होगा वो 1375 नीचे और मेरे ख्याल से ऊपर में 24 रुपए और, तो 1485 नेट इसके बीच में आपको लॉस नहीं होने वाला। और मुझे लग रहा है कि रिजल्ट म्यूटेड रह सकता है और वॉल क्रैश होगी। तो अगर आप एक दिन का थीटा भी पकड़ते हो 3 रुपए है, तो स्टॉक अगर 2 दिन भी यहां रह गया तो इसकी वैल्यू 6 रुपए से कम हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी हो सकती है रिजल्ट सीजन में जब बॉल्स बहुत शूट अप हो जाती है। तो ये है इंडसइंड बैंक में नतीजों से पहले ट्रेड करने के लिए ऑप्शन के जरिए पुट और कॉल दोनों बेचकर प्रीमियम कमाने की। शुक्रिया आपका मितेश और शुक्रिया आपका विश्वेश हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार तमाम स्टॉक पर हमारे दर्शकों को राय देने के लिए। ट्रेडर्स हॉटलाइन में आज के लिए इतना ही वक्त। एक ब्रेक और इस ब्रेक के उस पार फिर से जुड़ेंगी प्रियंका संभव दिल्ली स्टूडियो से, लेकर आएंगे आपके लिए शेयरों पर फटाफट सलाह। मदद करेंगे उनकी देश के दिग्गज टेक्निकल एक्सपर्ट प्रकाश गावा इस छोटे से ब्रेक के बाद। बाजार में सीमित दायरे में कारोबार, निफ्टी 9100 के ऊपर। बैंक शेयरों ने बनाया सबसे ज्यादा दबाव, लेकिन मिड कैप शेयरों में खरीदारी। शुरुआती झटके के बाद TCS निचले स्तर से 3% सुधरा। मार्च तिमाही में मुनाफा और मार्जिन घटने से निराशा, लेकिन आगे का नजरिया बेहतर। नाल्को में 6% की तेज गिरावट। OFS के जरिए आज सरकार बेचेगी 10% हिस्सेदारी। इशू प्राइस 67 रुपए, 1350 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। इंडिया बुल्स रियल 3% टूटा। शेयर ट्रेडिंग में गड़बड़ी की आशंका है, NSE कर सकता है जांच। आज आएंगे येस बैंक और इंडसइंड बैंक के नतीजे। येस बैंक के मुनाफे में 27% की बढ़ोतरी का अनुमान, इंडसइंड बैंक से भी अच्छे नतीजे की उम्मीद। और बाबरी विध्वंस मामले में लालकृष्ण आडवाणी को सुप्रीम कोर्ट से झटका। आडवाणी समेत सभी 13 आरोपी बीजेपी नेताओं पर चलेगा आपराधिक मुकदमा। अब बाजार बेहद वॉलेटाइल है, हालांकि अब नीचे के लेवल से थोड़ा सा ऊपर आते हुए सेंसेक्स हरे निशान में कारोबार कर रहा है। करीब 30 अंकों की बढ़त यहां पर है।
निफ्टी 9,100 के ऊपर जरूर है, लेकिन ज्यादा मोमेंटम नहीं देख रहे हैं। फिलहाल मामूली सी बढ़त 7 अंकों की, बेहद फ्लैट कारोबार। लेकिन हम मिड कैप में हम देख रहे हैं अच्छी खासा एक मूवमेंट नजर आ रहा है। 87 अंकों की बढ़त यहां पर है, 0.5% ऊपर है मिड कैप, यहां खरीदारी नजर आ रही है। लेकिन बैंक निफ्टी करीब 68 अंकों के दबाव के साथ कारोबार कर रहा है। अभी तक सबसे ज्यादा दबाव यहीं पर नजर आ रहा है। हालांकि मार्केट ब्रेथ फिलहाल पॉजिटिव, ज्यादा शेयर है जो आगे बढ़ रहे हैं, 963 शेयर है जो आगे बढ़ रहे हैं, 658 शेयर इनके सामने, जहां पर फिलहाल अभी दबाव देखने को मिल रहा है। और बाजार को सपोर्ट मिल रहा है कैपिटल गुड्स का, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का, एफएमसीजी का, हेल्थ केयर भी आज पॉजिटिव टेरिटरी में नजर आ रहा है। लेकिन दबाव आ रहा है आईटी से, आज आईटी का जो सेक्टर है वो प्रेशर में नजर आ रहा है। ऑयल एंड गैस में भी नेगेटिव रुझान बना हुआ है। कौन से वो शेयर हैं जो फिलहाल बाजार में आगे बढ़ रहे हैं? टाटा पावर, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, अदानी पोर्ट्स और सन फार्मा में हम तेजी देख रहे हैं। लेकिन धीमापन है आज कुछ बैंकिंग स्टॉक्स, क्योंकि आज निफ्टी बैंक सबसे ज्यादा दबाव के साथ तेज लो को देख चुके हैं। पीएनबी, एक्सिस बैंक टॉप लूजर बने हुए हैं। टीसीएस खराब नतीजों की वजह से यहां पर भी दबाव हम देख रहे हैं। रोज की तरह आपके शेयरों पर फटाफट सलाह देने के लिए और बाजार के टेक्निकल ट्रेंड्स को समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा। गुड मॉर्निंग प्रकाश जी, क्या कहते हैं आप, निफ्टी में आपको किस तरह का ट्रेंड नजर आ रहा है? थोड़ा सा यहाँ पे वॉलेटाइल ट्रेड हम देख रहे हैं आज। जी हाँ, वॉलेटाइल है, काफी गिरावट हुई, फिर एक लोअर लेवल से एक सपोर्ट मिलता है। लेकिन कह सकते हैं निफ्टी में 9150 में स्टिफ रेसिस्टेंस है। अगर वहां चला जाएगा तो मुझे लगता है वहां पर थोड़ी दिक्कत आ सकती है। फिलहाल एक रिएक्टिव अपमूव नजर आ रहा है निफ्टी में। और बैंक निफ्टी आज सुबह जब खुले काफी दबाव था, अभी भी दबाव तो बना ही हुआ है। उन लेवल से थोड़ा सा स्थिति बेहतर जरूरी है। डेज लो को देख चुका है बैंक निफ्टी, क्या करने की सलाह होगी? 21,660 बहुत अहम लेवल था, वहां से लगता था कि शायद यहां पर संभल जाएगा, लेकिन वहां संभला नहीं। अब लगता है कि वो एक रेसिस्टेंस है, अगर ऊपर जाएगा तो वहां पर थोड़ी दिक्कत आ सकती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में अपर रीजन्स में एक जरूर सेलिंग प्रेशर है। लोअर लेवल्स में लगता है कि सपोर्ट है, लेकिन ट्रेडिंग के लिए आई थिंक इट्स डिफिकल्ट। और अब रुक करते हैं स्टॉक्स फटाफट का। अगले 6 मिनट तक रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपके आज सवालों का फटाफट जवाब देंगे प्रकाश गाबा। कोलकाता से जीत रॉय ईआईएल होल्ड करते 100 शेयर और 159.84 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। आपकी सलाह ईआईएल पर? होल्ड करना चाहिए। स्ट्रक्चर के हिसाब से स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अपसाइड ऑन है। 170, 175 का लेवल दिखने को मिल सकता है, वक्त लगेगा। होल्ड ईआईएल। मुंबई से आयुष जैन रैमको सिस्टम होल्ड करते हैं 130 शेयर, 356 की खरीद रही है। बेस बना हुआ है रैमको सिस्टम में, एक जगह ऐसी है खरीदने की है, यहाँ पर इनके पास है, होल्ड कीजिए। स्टॉप लगाइए 380 का। कहां तक जा सकता है? 450 के टारगेट नजर आते हैं, लेकिन वक्त लगेगा। नोएडा से दिव्या दत्त उज्जीवन फाइनेंस 30 शेयर हैं, 438 की खरीद रही है, नुकसान 37.45 पर शेयर। लोअर लेवल्स में सपोर्ट है, इसलिए एक स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी। 385 जोन्स, यहां पर अगर ब्रेक हो जाता है तो एग्जिट। अपर में 420 से 440 ये एक जोन है, वहां पर निकल सकते हैं। अहमदाबाद से विकास जैन शक्ति पंप्स होल्ड करते हैं 50 शेयर, 227 की खरीद रही है। होल्ड करना चाहिए, 230 का स्टॉप लगाना चाहिए। अपर में टारगेट 300 के नजर आते हैं, 290 to 300 जोन्स। राघव कौल चंडीगढ़ से एसएमएस फार्मा पर आपकी सलाह, 300 शेयर, 94 रुपए खरीद का भाव। वेल, स्ट्रक्चर तो ठीक ही नजर आता है। लोअर लेवल्स में सपोर्ट है, मेक और ब्रेक लेवल्स पर है। 84 का स्टॉप लगाना चाहिए और होल्ड करना चाहिए, बेचने की जगह 100 से 105। पुणे से सुरेश कोहली मेघमानी ऑर्गेनिक होल्ड करते हैं 500 शेयर, 40 की खरीद। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाइए अराउंड 37 का। अपर रीजन पे 45 और 50 का ये जोन है, यहां पर मुनाफा बुक कर सकते हैं। मुंबई से ऋषिकेश महानगर गैस 20 शेयर हैं, 806 रुपए 11 पैसे की खरीद। होल्ड करना चाहिए, 1000 की तरफ जा रहा है, वहां पर जरूर चला जाएगा, वक्त लगेगा, लेकिन होल्ड करना चाहिए, स्टॉक बढ़िया है। सतारा से जयेश बीएससी के 40 शेयर 1150 की खरीद रही है। इसको मैं स्किप करूंगा क्योंकि बीएससी में ट्रेड नहीं होता और एनएससी के चार्ट मेरे पास है नहीं।
राजेश पांडे का अगला सवाल सुंदरगढ़ से, उड़ीसा में है सुंदरगढ़ और स्नोमैन लॉजिस्टिक पर राजेश जी आपकी सलाह चाहते हैं। 500 शेयर 92 रुपए की खरीद। वेल वीक स्ट्रक्चर है लेकिन आपको मिलता है तो निकल जाना चाहिए। कहीं पर जहां पर इनकी कॉस्ट है उसके इर्द गिर्द फिलहाल होल्ड कीजिए। साइडवेज मूव है, थोड़ी डिप भी आ सकती है लेकिन होल्ड करना चाहिए। बैंगलोर से विजयकांत, लक्ष्मी विलास बैंक 350 शेयर है इनके पास, 175 रुपए खरीद का भाव। होल्ड करना चाहिए। टॉप लगाइए 165 का, अपर रीजन्स में 185, 190 ये एक जोन है, वहां पर निकल सकते हैं। इंदौर से संजय, बैंक ऑफ बड़ौदा 752 शेयर 215 की खरीद। होल्ड कीजिए। 170 का स्टॉप लगाइए, बस वहीं पर जहां पर इनकी कॉस्ट है वहां पर निकल सकते हैं लेकिन वक्त लगेगा। लॉन्ग हॉल। कोल्हापुर से राकेश पाठक, सैटिन क्रेडिट केयर 300 शेयर 480 की खरीद। वेल यहाँ पर वीक स्ट्रक्चर है लेकिन लोअर लेवल्स में लगता है सपोर्ट, इसलिए होल्ड करना चाहिए। लेवल देता हूं उस पर ध्यान दीजिएगा 425 का। जब भी 425 क्रॉस हो जाएगा फिर एक अप मूव मिल सकता है 500 का। फिलहाल होल्ड कीजिएगा। कभी कभी इसको टर्न होते होते वक्त लगता है। होल्ड। गुवाहाटी से प्रभात, कोल इंडिया 400 शेयर 303 रुपए खरीद का भाव, फिलहाल 22 रुपए 50 पैसे का नुकसान पर शेयर। वीक स्ट्रक्चर है, लोअर लेवल 260 के भी नजर आते हैं, इसलिए एग्जिट। अहमदाबाद से भरत शाह, हैवल्स है इनके पास 200 शेयर 298 रुपए खरीद का भाव। होल्ड करना चाहिए। बहुत बढ़िया, डबल तो हो ही गया इनका। स्टॉप लगाना है लॉक इन करने के लिए तो लगा सकते हैं 450 का स्टॉप। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो एग्जिट, अदरवाइज होल्ड। 500 और 550 के भी टारगेट नजर आते हैं। श्रीनगर से यास्मीन नूर, IDBI 2500 शेयर है 76 रुपए में खरीदा था। IDBI वेल IDBI बैंक होगा, यस। होल्ड करना चाहिए। अपर रीजन्स में टारगेट है 90 के करीब, वहां निकल सकते हैं। फिलहाल साइडवेज जोन पे लेकिन लोअर लेवल्स में सपोर्ट मिलेंगे इनको। रोहतक से देवेंद्र, अशोक लेलैंड 1000 शेयर 83 रुपए की खरीद रही है। ये स्टॉक तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है। लोअर लेवल्स में 75-80 जोन्स में बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन्स है, यहां पर बाउंस जरूर मिलेगा। एक 95 का एक लेवल है, इस पर ध्यान दीजिएगा। जब भी 95 क्रॉस हो जाएगा फिर 110 की तरफ जाएगा। होल्ड। नैनीताल से दिकेंद्र वर्मा, सन फार्मा 68 शेयर 801 रुपए की खरीद है। होल्ड करना चाहिए। टारगेट मुझे लगता है 800 जो है वहीं पर चला जाएगा। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस आ सकती है बट नथिंग टू वरी। होल्ड। पुणे से ललित, MTNL 100 शेयर 26 रुपए 40 पैसे में खरीदा है इन्होंने। MTNL वेल पिछले दिनों कुछ हरकत तो आई थी इसमें, स्ट्रक्चर के हिसाब से लगता है एक अपू बाकी है। 32 और 34 का रेट है, वहां तक जरूर जा सकता है। होल्ड कीजिएगा। फरीदाबाद से प्रदीप कुमार, कोटक बैंक 50 शेयर 846 की खरीद। ये स्टॉक 1000 की तरफ चला जाएगा, वक्त लगेगा लेकिन यस अपॉइंटमेंट है 1000 के लिए। सुप्रिया राठौर जयपुर से, भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स 800 शेयर हैं 32 की खरीद रही है। होल्ड करना चाहिए। 36 का स्टॉप लगाइए। अपर रीजन में 50 के इर्द गिर्द मुनाफा बुक कर सकते हैं। रांची से शाश्वत दास, वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स 300 शेयर 200 में खरीदा था। होल्ड करना चाहिए। 180 का स्टॉप लगाना चाहिए। 233 का एक टारगेट नजर आता है। काफी बढ़ चुका है लेकिन अप मूव ऑन है वेस्ट कोस्ट पेपर। और इसी के साथ स्टॉक फटाफट में हमारा वक्त यहीं पर थमता है, लेकिन प्रकाश जी हमारे साथ बने हुए। प्रकाश जी, दूसरों के स्टॉक्स पर आपने राय दे दी, लेकिन अब आपके पसंदीदा स्टॉक्स कौन से हैं ये जानते हैं। 2 स्टॉक्स। RBL बैंक मुझे काफी हद तक अच्छा नजर आता है। 580 का ये टारगेट है, वहां तक जरूर चला जाएगा। स्टॉप होना चाहिए 558। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वो है सन फार्मा। यहां पर भी एक जो टारगेट ऑन द अपसाइड 685 का है, स्टॉप होना चाहिए 670। ओके, सो 2 बाय की सलाह। एक सन फार्मा पसंद आ रहा है, जहां खरीद की सलाह आपको दे रहे हैं प्रकाश जी, और लॉन्ग रहने की सलाह RBL बैंक इन्हें पसंद आ रहा है। टारगेट्स ये देख रहे हैं अच्छे खासे 580 के, 558 पर स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अलग अलग शहरों से जुड़ेंगे हमारे दर्शक, पूछेंगे अपने सवाल स्टॉक से जुड़े हुए, और प्रकाश कापा हमारे साथ बने हुए हैं आपको मार्केट ज्ञान देने के लिए। वेलकम
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका। बाजार बेहद वॉलेटाइल सेशन से गुजर रहा है। सेंसेक्स में हम मामूली सी बढ़त 21 अंकों की देख रहे हैं। निफ्टी भी बेहद फ्लैट है। लेकिन अब बात करते हैं अपने दर्शकों से। मेरे साथ दिल्ली से शांतनु जुड़ रहे हैं। नमस्ते शांतनु जी, पूछिए अपना सवाल। कौन सा स्टॉक है आपके पास? हेलो जी शांतनु जी नमस्ते, बताएं कौन सा शेयर है आपके पास? जी मैडम नमस्ते। नमस्ते। हेलो जी मैडम नमस्ते। और DHFL का दीवान हाउसिंग। हाँ दीवान हाउसिंग DHFL 10 शेयर। जी हाँ मैं देख सकती हूँ 10 शेयर है। जी मैम। ओके, 388.60 की खरीद, 7 रुपए 40 पैसे पर शेयर मुनाफा। प्रकाश जी आपकी सलाह शांतनु को DHFL में करना चाहिए। अगर इनका नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो फिर एक स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी 388 का, और होल्ड करें। 410 415 भी जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो फिर होल्ड ही करना चाहिए। ओके, अच्छे टारगेट्स देख रहे हैं, लंबी अवधि के लिए इसे होल्ड कर सकते हैं। उज्जैन से संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्ते संजय जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? संजय जी क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? तो आप पूछ सकते हैं अपना सवाल। वेदांता 200 शेयर है, 260 रुपीज का। ओके, वेदांता होल्ड करते हैं फिलहाल। नुकसान 26 रुपए 80 पैसे पर शेयर हो रहा है। प्रकाश जी वेदांता में क्या होनी चाहिए स्ट्रैटेजी? well, वेदांता का बेसिक स्ट्रक्चर तो वीक है। ऊपर रीजन्स में एक सेलिंग प्रेशर है, आ रहा है, तो इनके कॉस्ट मेरे ख्याल से ध्यान नहीं दिया मैंने कितना है वेदांता का। 260 बताया था। होल्ड करें, स्टॉप लगाइए अराउंड 226 का। अगर ऊपर जाता है तो निकल जाइए, मौका है निकलने का, लेकिन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 250 में एग्जिट कीजिएगा, 250 के आसपास। ओके, सो 250 के आसपास जब पहुंचे तो एग्जिट करना चाहिए। फिलहाल होल्ड कीजिए वेदांता, इंतजार कीजिए 250 के लेवल्स का। अगला सवाल हमारे पास व्हाट्सएप के जरिए आया है। सिलवासा से दिनेश जी का ये सवाल है। IDFC होल्ड करते 1000 शेयर, 58 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। बहुत ही मामूली सा मुनाफा पर शेयर इन्हें अभी मिल रहा है। आपकी सलाह क्या होगी IDFC पर? सबसे पहले स्टॉप लगाइए 57 का, होल्ड कीजिए, निकलने का मौका मिलेगा 64 65 जोन्स, वहां पर निकल सकते हैं। फिलहाल होल्ड। ओके, तो 57 का एक स्टॉप लॉस और करीब 64 65 के आसपास IDFC से एग्जिट की सलाह। दिल्ली से राहुल जी के सवाल को शामिल करते हैं। बैंक ऑफ इंडिया 91 शेयर है इनके पास। इनकी खरीद का भाव रहा है 142 रुपए 50 पैसे और बैंक ऑफ इंडिया में फिलहाल इन्हें 8 रुपए 30 पैसे पर शेयर मुनाफा मिल रहा है। तो क्या करना चाहिए? इस मुनाफे को क्या बांधे और बेटर टारगेट्स का इंतजार करें राहुल? बैंक ऑफ इंडिया के टेक्निकल चार्ट कैसे दिख रहे हैं प्रकाश जी? अपमूव तो है स्टार्ट में, इसलिए अब बेहतर टारगेट मिल सकते हैं, इसीलिए होल्ड है। और लेकिन ब्लॉक इन करने के लिए एक स्टॉप होना चाहिए 147 का। इनकी कॉस्ट 142 का है, तो होल्ड कीजिए। 160 165 ये जोन है, जब भी वहां तक चला जाए वहां पर मुनाफा बुक कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं तो मुझे लगता है 170 का भी टारगेट नजर आता है। और यहीं पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अभी हाजिर हो रहे हैं, ब्रेक के बाद कुछ और दर्शकों के सवालों का जवाब देंगे प्रकाश काबा। आगे वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका, और अब बात करते हैं देहरादून से गुरभजन जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। नमस्ते गुरभजन जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मैम मेरे पास रिलायंस इन्फर्मा है। हाँ, रिलायंस इन्फर्मा 45 शेयर है। रिलायंस इंफ्रा राइट, 45 शेयर 800 की इनकी खरीद रही है। फिलहाल काफी नुकसान 236 रुपए 85 पैसे नुकसान इन्हें हो रहा है। प्रकाश जी रिलायंस इंफ्रा में क्या करने की सलाह देंगे? अभी काफी नुकसान उठा रही हैं। लगता है इन्होंने ऑल टाइम हाई पे लिया है 2015 में, बहुत नुकसान में बैठे हैं। कॉस्ट निकलना बहुत मुश्किल है और बहुत भीड़ लगेंगे उसके लिए, लेकिन होल्ड के सिवा इनको कोई चारा है नहीं। हाँ, इतना है कि जब 600 रुपया क्रॉस कर ले तो शायद ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐड की भी सलाह यहां नहीं दूंगा। होल्ड कीजिए, बस इतना ही कह सकते हैं कि होप कीजिए वहां निकल जाएगा, लेकिन 700 सवा 700 में एक मौका मिले तो वहां पर निकल जाना चाहिए। ओके, सो फिलहाल होल्ड कीजिए और इंतजार कीजिए बेहतर लेवल्स में और वहां पर एग्जिट ले। जबलपुर से अमित जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नमस्ते अमित जी, पूछिए अपना सवाल।
हेलो मैम, मेरा अदानी पावर का 1000 शेयर है, 40 का बाइंग है, तो अभी क्या करना चाहिए? और ऐड करें या फिर वेट करें? अगर वेट करें तो कितना कर सकते हैं? ओके, तो चलिए अमित जी का सवाल रखते हैं प्रकाश जी के सामने। प्रकाश जी, अदानी पावर में किस टाइम फ्रेम में रहने की आप सलाह देंगे अमित को, और क्या ऐड करने का ये सही वक्त हो सकता है? ऐड तो नहीं करना चाहिए, होल्ड करना चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। ऐसी जगह पर है, यहाँ से एक सपोर्ट है, यहाँ से एक बाउंस मिल सकता है। बाउंस मिलेगा तो कहाँ जाएगा? 40 में स्टिफ रेजिस्टेंस है, वहां पर एक निकल सकते हैं, लेकिन एड की सलाह नहीं देता। हाँ, अगर 32 ब्रेक हो जाता है अडानी पावर में तो इसमें और गिरावट आ सकती है, इसीलिए इनको एक स्टॉप लगाना पड़ेगा 32 से। और इसी के साथ प्रकाश जी, धन्यवाद, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। सब आपका में मुझे भी प्रकाश जी के साथ दीजिए यही इजाजत। आप देखते रहिए CNBC आवाज। इस ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन होगा कमोडिटी राउंड अप में नेहा आनंद के साथ। नमस्कार।